सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं राकेश कुमार झा सक्सेस पॉइंट अतरवा से आज मॉडर्न हिस्ट्री का चौथा क्लास आप लोग के बीच में लेकर के आए हैं। और जैसा कि आपको पता होगा, मैं लुसेंट के आधुनिक भारत कवर करवाने के लिए अपने चैनल के माध्यम से आप लोग के बीच लगातार आता रहा हूं और आऊँगा। चलिए, कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल आज हम लोग चौथे क्लास में कवर करने का प्रयास करेंगे और आप लोग भी लुसेंट सामने रखेंगे। और इसका पेज मैं बता दूं 42 है, यानी 42 पेज नंबर निकाल लेंगे और सभी लोग एकदम बारीकी से ध्यान देते हुए और अंडरलाइन करेंगे कुछ वीआई पॉइंट को। चलिए, तो मैं आप लोग को कंपनी के गवर्नर जनरल के बारे में बताता हूँ। देखिए, सर्वप्रथम बंगाल का गवर्नर यानी बंगाल के गवर्नर के बनकर के सर्वप्रथम रॉबर्ट क्लाइव ने 57 से 60 और दूसरा कार्यकाल इसका था 65 से 67 ईस्वी के बीच में था। ठीक है ना। देखिए, इसका कार्यकाल भी पूछता है, इसलिए आप लोग ध्यान से कार्यकाल भी याद रखेंगे कि रॉबर्ट क्लाइव का कार्यकाल जो है ये 2 कार्यकाल में आया था, एक 65 से 67 और दूसरा 67 से 69, यानी कि पहला था 57 से 60 और दूसरा था 65 से 67। चलिए, इसने बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत की थी। बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था का शुरुआत किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ठीक है ना। एक क्वेश्चन बन गया। दूसरा का क्वेश्चन, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव इसका आंसर होगा। देखिए, एकदम बारीकी से ध्यान देंगे, पूछेगा बंगाल के गवर्नर कौन थे, यानी बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे, क्या कहेंगे? रॉबर्ट क्लाइव, जिसका कार्यकाल 57 से 60 और दूसरा कार्यकाल 65 से 67। पूरा 57 60 कहे तो 1757 से 1760। ठीक है ना। देखिए, अब मैं आप लोगों को द्वैध शासन क्या है इसके बारे में बताऊंगा। देखिए, द्वैध शासन में नाम से स्पष्ट है, द्वैध मतलब दो मतलब संस्था या 2 व्यक्तियों का शासन। तो एक इसमें अंग्रेजी यानी कि कंपनी के अधीन कुछ सेवाएं थी और कुछ नवाब के था, नवाब का सेवा के अंतर्गत आता था। तो जिसमें कंपनी के अधीन रखा गया था, ध्यान देंगे, राजस्व वसूलने, ठीक, राजस्व वसूलने, प्रशासनिक सुविधा जिसका कहते हैं सैनिक संरक्षण और विदेशी मामला, ये तीनों किसके अंतर्गत था? तो कंपनी के अधीन। अब आप लोग जज की इस बात को, जो प्रशासनिक सुविधा यानी कि सैनिक सुविधा, राजस्व और एक कौन है आपका? विदेशी मामला, जब ये तीनों कंपनी के अधीन थे तो नवाब का क्या काम रह गया? बस केवल क्या था? उसकी जिम्मेवारी केवल शासन चलाने की थी। बाकी सारा नियम कानून कौन बनाता था? तो कंपनी बनाती थी। तो आप खुद सोचो, इसी को कहते हैं द्वैध शासन। कौन चलाया था? रॉबर्ट क्लाइव। बहुत अच्छी बात, इसको ध्यान से याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अब देखिए, एक बात गौर करने योग्य है, आपसे कभी पूछा जा सकता है, जो बताइए भारत में ब्रिटिश यानी भारत में ब्रिटिश शासन की नींव कब पड़ी, किस संधि के तहत पड़ी और उस समय मुगल सम्राट कौन था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब तक आप स्वयं से क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक हम कह सकते हैं उसका आंसर बहुत देर तक आपको याद नहीं रहेगा। आप स्वयं जज कीजिए। आखिर कभी तो शुरुआत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की ब्रिटिश शासन की नींव तो पड़ी होगी। तो याद रखेंगे,
इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1765 ईस्वी में हुई थी। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। उस समय मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। कौन था? शाह आलम द्वितीय था। 1765 में इलाहाबाद के संधि हुई थी। और इसी संधि के तहत आप कह सकते हैं ब्रिटिश साम्राज्य के नींव पड़ी। कहाँ हो? तो भारत में। ठीक है ना। देखिए, इस संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो सारे राजनीतिक और संवैधानिक अधिकार को ग्रहण कर लिया। इन्हें दखल देने का अवसर, मौका मिल गया, अवसर मिल गया उसको। कौन संधि के तहत? इलाहाबाद की संधि के तहत। समझ गए? अब देखिए, जैसे ही उसको मौका मिल गया, शासक कौन है? रॉबर्ट क्लाइव है। रॉबर्ट क्लाइव ने 2 उपदीवान की नियुक्ति कर दी गई, बंगाल के अलग और बिहार के लिए अलग। बंगाल, जैसा कि ज्ञातव्य हो, बंगाल के लिए था मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए सीताब राय, राजा सीताब राय। और एक आप जान लो, और उड़ीसा के लिए राय दुर्लभ। कौन था? राय दुर्लभ। ध्यान रखेंगे। तो यही था जो रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में 2 उपदीवान की नियुक्ति किया था। जो एक था आपका बंगाल के मोहम्मद रजा खां और बिहार के राजा सीताब राय। एक उड़ीसा के लिए बताए थे राय दुर्लभ बना था। तो यही रॉबर्ट क्लाइव के समय में प्रमुख घटनाएं हैं। आगामी आने वाली परीक्षा में ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार उठाया है, तो आप ध्यान रखेंगे। आखिर क्वेश्चन कहाँ से उठाता है, सबसे बड़ी बात है क्या इंपॉर्टेंट है, इसको जानना बहुत जरूरी है। पढ़ने से ज़्यादा आपको ये जानकारी रहना चाहिए क्या नहीं पढ़ना है, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए, इनके बाद अन्य बंगाल के गवर्नर बन के आए थे, जैसे कि बेरलेस्ट था, एक कार्टियर था, फिर वारेन हेस्टिंग्स आया था बंगाल का गवर्नर बन करके। फिर आगे मैं बताऊंगा जो कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल हुए थे। लेकिन आप कह सकते हैं बंगाल के गवर्नर पहला रॉबर्ट क्लाइव था, अगर दूसरा कोई आया था तो बेरलास्ट आया था, तीसरा कोई था तो कार्टियर था, चौथा फिर वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक है ना। यही था आपका बंगाल के अधीन गवर्नर। चलिए, तो मैं आशा करता हूं आप इसको समझ गए होंगे। मैं नेक्स्ट आगे का टॉपिक लेके आपके बीच में हूं। अब देखिए, कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, किसके बारे में बता रहा हूं? कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। अब आप इस बात को जानकारी रखें, रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1773 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1773 ईस्वी में आया था रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए, जिस तरह से किसी चीज की नींव दी जाती है, उसी प्रकार अंग्रेजों का एक नींव जो है रेगुलेटिंग एक्ट से भी शुरुआत होती है। जहां भी इलाहाबाद की संधि में आप लोग को 1765 में हुई थी, वहां से नींव पड़ा था। बट रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसी से कहते कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। अब देखिए, उसका कार्यकाल भी सुनिश्चित कर दिया था। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए वो कंपनी के अधीन जो बनता था। जानते हैं, यह सौभाग्य कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल बनने का सौभाग्य वारेन हेस्टिंग्स को प्राप्त हुआ। और 1774 से लेकर के 1785 ईस्वी तक उसका प्रथम कार्यकाल रहा। देखिए, स्ट्रगल करते रहना ही ऊंचाई को दिलाता है। और इसी प्रकार ये जो आया था रॉबर्ट क्लाइव, ये वारेन हेस्टिंग्स जो आया था सर्वप्रथम, ये आया था कलर के रूप में, कंपनी का एक कलर के रूप में कोलकाता आया था। समझे ना। वो अपनी मेहनत से, अपनी कार्य कुशलता के कारण कासिम बाजार का अध्यक्ष बना, अंतोगत्वा कंपनी का बंगाल का गवर्नर बना। और सबसे लास्ट हद ये कह सकते हैं, लास्ट में जाकर के कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल भी बनकर रहा। कौन हो? वारेन हेस्टिंग्स, जिसका कार्यकाल कहां से कहां तक है? 74 से 85 ईस्वी तक। तो मैं आप लोगों को कह रहा हूं, अब आप देखेंगे जो वारेन हेस्टिंग्स कौन कौन से काम किया था। देखिए, एकदम लाइन बाय लाइन अगर आप याद रखना चाहते हैं तो आप सर्वप्रथम पेन और कॉपी लेकर के बैठें, उसके सामने में वारेन हेस्टिंग्स लिखें, उनका क्या क्या इंपॉर्टेंट काम है स्टार बनाएं, नोट पॉइंट बनाते चलें। एक ऐसा समय आएगा जो लाइन बाय लाइन आपको याद रहेगा मेरे ख्याल से। ठीक है ना।
देखिए, वारेन हेस्टिंग्स ने सर्वप्रथम अपनी राजकोषीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटा करके कहाँ ले गया? कलकत्ता ले गया। एकदम इंपॉर्टेंट बात, किस गवर्नर ने, कंपनी के अधीन कौन सा गवर्नर जनरल ने सर्वप्रथम राजकोषीय कोषागार को उठा करके मुर्शिदाबाद से कहाँ ले गया? कोलकाता ले गया। क्या कहेंगे? वारेन हेस्टिंग्स। मेरा सही जवाब हो जाएगा। 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स के समय में प्रत्येक जिला में एक फौजदारी व एक दीवानी अदालत की स्थापना हुई। एकदम इंपॉर्टेंट बात, किसके समय में एक फौजदारी और एक दीवानी अदालत की स्थापना प्रत्येक जिले में हुई थी और कब हुई थी? हम कहेंगे 1772 और वारेन हेस्टिंग्स के समय में। एकदम याद रखने योग्य बात है और याद रखें। देखिए, अब देखिए इसका कहना क्या था, थोड़ा सी बात को मैं थोड़ा समझाना चाहता हूं। फौजदारी अदालत जो था वो सदर निजाम, कहते हैं सदर निजामत अदालत निरीक्षित होती थी, जो नाजिम द्वारा नियुक्त दरोगा अदालत की अध्यक्षता करता था। कौन करता था? तो नाजिम के द्वारा नियुक्त किया गया वो दरोगा जो होता था वो उसका क्या करता था? अध्यक्षता करता था। और दीवानी में कलेक्टर उसका मुख्य न्यायाधीश होता था, यानी कलेक्टर जो करता था वही मुख्य न्याय उसका मिलता था। समझे ना? अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता में एक सदर दीवानी अदालत, एक सदर फौजदारी अदालत की स्थापना की गई। पूछेगा किसके समय में? कहेंगे वारेन हेस्टिंग्स के समय में। एकदम इंपॉर्टेंट बात है। अब आगे चलें। सदर फौजदारी अदालत में नाइब निजाम, मुख्य काजी, मुफ्ती और 3 मौलवी की सलाह से न्याय करते थे। एकदम इंपॉर्टेंट बात, अगर अंडरलाइन कर लेंगे इसको, सदर फौजदारी अदालत में इसका न्याय कौन कौन करते थे? तो आप कह सकते हैं एक नाइब निजाम, एक मुख्य काजी, मुफ्ती और 3 कौन रहता था? मौलवी की सलाह से करता था। तो आप कह सकते हैं इस तरह से दीवानी और फौजदारी अदालत प्रत्येक जिले में 1772 में किसने जारी किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने जारी किया था। जानते हैं, दीवानी मुकदमा में जातीय कानून अर्थात हिंदुओं के संबंध में हिंदू कानून और मुसलमान के संबंध में मुस्लिम कानून लागू किया जाता था, और जबकि फौजदारी मामले में मुस्लिम कानून को लागू किया जाता था। जबकि फौजदारी मामला में आप कह सकते हैं वही मुकदमा सबके लिए होता, जो मुस्लिम के लिए वही हिंदू के लिए रहता था। समझे ना? अब देखिए, 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने द्वैध प्रणाली को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। एकदम अंडरलाइन भी स्टार लगा देंगे। जो कब? तो 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने द्वैध प्रणाली को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा प्रांत को उत्तरदायित्व संभालने का आदेश दिया। जो आप बिहार, बंगाल, उड़ीसा सभी प्रांत के मतलब आप देख रेख कर सकते हैं। और जितना उपदीवान जो बताए थे अभी, मोहम्मद रजा खां बंगाल के लिए, राजा सिताब राय और एक बताए थे राय दुर्लभ उड़ीसा के लिए, सारे दीवान को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। अब जब उसका पद ही नहीं रहा, द्वैध शासन प्रणाली जो रॉबर्ट क्लाइव जारी किया था उसको अब द एंड कर दिया गया, तो इस पद के मेंबर रह करके क्या करेंगे? सबको हटा दिया गया। अब देखिए, कह सकते हैं 1776 में मनु स्मृति का अंग्रेजी अनुवाद द ए कोड ऑफ हिंदूज लॉज के नाम से जाना था। क्वेश्चन, ए कोड ऑफ हिंदू लॉज, ए कोड ऑफ हिंदूज लॉज का अंग्रेजी अनुवाद किसका है? तो कहेंगे मनु स्मृति का। कब किया था? 1776 में। एकदम इंपॉर्टेंट, स्टार लगा दीजिए इसमें। और एक नोट पॉइंट याद रखेंगे, एक कोड ऑफ हिंदूज लॉज जो है ये किसका अंग्रेजी अनुवाद है? तो कहेंगे मनु स्मृति का। कब किया गया था? 1776 ईस्वी में किया गया था। ठीक ना? दूसरा लाइन भी इंपॉर्टेंट है, जो प्रथम मदरसा की स्थापना मुस्लिम शिक्षा के बढ़ावा देने के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना 1781 में किसके समय हुआ था?
वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। आप नोट कर लेंगे इस बात को। फिर इंपॉर्टेंट बात, अब मुस्लिम का स्थापना हुआ तो 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन के द्वारा, कौन थे? जोनाथन डंकन ने बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया। कब हो? 1782 ईस्वी में। 1782 में बनारस में एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना किसने किया था? जोनाथन डंकन ने किया था। ठीक ना। अब आगे चलें तो हम याद रखेंगे 1785 ईस्वी में भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद अगर कोई किया था, विलियम विल्किंस ने किया था। एकदम कई बार एग्जाम में पूछा है, जो भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? विलियम विल्किंस ने किया था। किसने किया था? विलियम विल्किंस ने किया था। लेकिन किसके समय में किया था? आप कह सकते हैं ना, किसके समय में किया था? वारेन हेस्टिंग्स के समय में किया था। कह सकते हैं इसी के समय में 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था? सर विलियम जोन्स। किसके द्वारा किया गया था? सर विलियम जोन्स के द्वारा 1784 ईस्वी में क्या द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। फिर देखो 1804 ईस्वी में बंबई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1804 में हुआ था। कहाँ हुआ था वो? बंबई में। और 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 1784 में सर विलियम जोन्स के द्वारा क्या चीज? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। ठीक ना। और इसी के समय में वारेन हेस्टिंग्स के समय में 1789 ईस्वी में अभिज्ञान शकुंतलम नामक नाटक का अंग्रेजी अनुवाद किया गया था। जानते हैं वारेन हेस्टिंग्स, इंपॉर्टेंट बात कई बार पूछ दिया, जो वारेन हेस्टिंग्स के समय में 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र, डेट पर नहीं पूछता तो ये पूछना बहुत ही जरूरी है, पूछता है भारत का पहला समाचार पत्र कौन है? बंगाल गजट। क्या होता है? बंगाल गजट। जिसके कौन लिखा था? जेम्स ई हिक्की। जेम्स ई हिक्की, जेम्स अगस्टस, जेम्स अगस्टस हिक्की पूरा नाम इसको कहा जाता है। देखिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। मैं कई बार इस बात को बताया हूं। जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 ईस्वी में किसकी स्थापना हुई? एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ हुई? कोलकाता में। समझे ना। जिसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक था, बल्कि कलकत्ता के बाहर का मुकदमा तभी सुना जाता था जब दोनों मेंबर क्या होते थे? सहमत होते थे। समझे ना। और इस सुप्रीम कोर्ट जो बना था, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा एम्पे था। 1782 में इस्तीफा देना पड़ा किसको? तो आप कह सकते हैं जिसे न्यायाधीश एलिजा एम्पे को 82 में इस्तीफा देना पड़ा। अब देखिए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध नोट कर लेंगे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो 1775 से 1782 ईस्वी के बीच। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1775 से 82 के बीच। और देखिए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध आ गया। तो मैसूर युद्ध के बारे में आप लोगों को मैं बताया हूं, नहीं तो भी रिकॉल कर लेंगे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 69 के बीच में। नोट कर लेंगे अगर नहीं लिखा है तो। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 69 के बीच में, और वो मद्रास की संधि के तहत क्या हुआ था? संपन्न हुआ था, यानी रुका था। ठीक ना। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच हुआ था, और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कोई थे? बेरलेस्ट थे। कौन थे? बेरलेस्ट थे, याद रखेंगे। अब देखिए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो 90 से 92 के बीच हुआ था। उस समय गवर्नर कर्नवालिस था, और ये श्रीरंगपत्तनम के संधि के तहत क्या हुआ था? विराम हुआ था। ठीक है ना।
और द्वितीय जो हुआ था वो मंगलौर की संधि के तहत बंद हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर 1799 में हुए थे, जो जिसके समय गवर्नर कौन था, लॉर्ड वेलेस्ली था, और उसमें तो उसी में टीपू सुल्तान के मृत्यु हो गई थी। हम मेरा बताने का मकसद इसको ये हुआ, क्योंकि यहाँ नीचे दिया हुआ था द्वितीय आंग्ल मैसूर 1780 से 84 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। प्रथम अंग्ल मराठा युद्ध सालवाई की संधि। अब देखिए यहां से पूछेगा जो सालवाई की संधि कब हुई थी, 1782 में। कब हुई थी, 1782 ईस्वी में हुआ था सालवाई की संधि, और इसी सालवाई की संधि के तहत प्रथम अंग्ल मराठा युद्ध क्या हुआ था, संपन्न हुआ था। फिर देखिए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि 84 के द्वारा समाप्त हुआ। मैं तो पहले आप लोगों को बता दिया। देखिए पीट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था, पूछता है पीट्स इंडिया किस समय आया था, वारेन हेस्टिंग्स समय में। कब आया था, 1784 में आया था। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कितना बार पूछा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसके समय में, वारेन हेस्टिंग्स में हुआ था। समझ लीजिए पीट्स इंडिया एक्ट 1784 में इसके विरुद्ध इस्तीफा दे करके जब वारेन हेस्टिंग्स इंग्लैंड पहुंचा, उस पर क्या लगा, महाभियोग लगा। क्या लगा था, महाभियोग की प्रक्रिया आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल करके बताऊंगा महाभियोग क्या है, ठीक ना। परंतु 1795 में इस आरोप से मुक्त कर दिया, ये नहीं लगा। समझ गए ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, इंग्लिश में बहुत जगह पूछता है, रिंग्स फाइनेंस पॉलिसी। रिंग्स फाइनेंस पॉलिसी सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है, वारेन हेस्टिंग्स के संबंधित है। और एक बात और, 1786 में हेस्टिंग्स के जाने के पश्चात लगान परिषद का पुनर्गठन किया गया और नवीन अधिकारी मुख्य सरिस्तादार की नियुक्ति की गई, जिसका कार्य सभी कानूनों के कागजों को देखभाल करना था। इसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखेंगे सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति रिंग्स फाइनेंस पॉलिसी किसने चलाया था, वारेन हेस्टिंग्स ने चलाया था। इस तरह से मैं रॉबर्ट क्लाइव वारेन हेस्टिंग्स के बारे में बताया। देखिए इसके बाद 1774 से 85 के वारेन हेस्टिंग्स था, 85 से 86 के बीच में एक आया था सर जॉन मैकफर्सन। कौन आए थे, मैकफर्सन। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक लाइन एक याद कर लेंगे। यहाँ से पूछता है जो ये अस्थायी गवर्नर नियुक्त किया गया था, ये क्या पूछेगा, तो ध्यान ये रखेंगे जरूर। क्या है कि अगर लाइन बाय लाइन सजाने के लिए देता है, दरोगा इत्यादि का एग्जाम में लाइन बाय लाइन सजाने के लिए देता है गवर्नर जनरल का क्रम, उसमें आपसे कम से कम बन जाए, इसके लिए कम से कम ध्यान रखेंगे। जो वारेन हेस्टिंग्स के समय में बाद आया था सर जॉन मैकफर्सन, ठीक ना। इसके बाद आपका लॉर्ड कर्नवालिस, यानी कर्नवालिस का कार्यकाल आया था, और कर्नवालिस का कार्यकाल मैं आप लोगों को आज बता देता हूं, फिर नेक्स्ट क्लास कल होगा। चलिए तो मैं लॉर्ड कर्नवालिस के बारे में बताता हूं। थोड़ा सा बोरिंग लगता होगा, लेकिन आप लोग अगर सही मायने में कुछ करने का जज्बा है आपके अंदर, तो आपको बोर्डिंग में भी क्या कहते हैं इंटरेस्ट ला करके पढ़ना पड़ेगा, तब जा करके थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे। क्योंकि कंपटीशन की कमी नहीं है, पढ़ने वालों की कमी नहीं है, इसलिए आप अपने अंदर ऑलवेज जोश में रहें। सक्सेस पॉइंट आपके साथ है, आप लोग भी सक्सेस पॉइंट के साथ हैं। चलिए तो मैं लॉर्ड कर्नवालिस के बारे में बताता हूं। इसके समय में जिला का समस्त अधिकार छीनकर कलेक्टर के हाथों में दे दिया। कितना गजब का क्वेश्चन है, जो आप बोल चाल के समय याद रखेंगे कि किस गवर्नर जनरल के समय में जिले का सारा अधिकार छीनकर कलेक्टर के रूप में कलेक्टर के हाथों में दे दिया था। क्या लगाएंगे, तो लॉर्ड कर्नवालिस। समझ गए ना। देखिए इसने भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालत समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाले, भ्रमण तो समझते हैं, चलंत जिसे कहते हैं, चलने वाला, भ्रमण करने वाला अदालत की स्थापना कर दिया। 3 गो बंगाल में और 1 ठो बिहार में कर दिया था। समझे ना। कितना जगह पूछा है। जो कर्नवालिस कोड का निर्माण कब किया गया, तो 1793 में। एज लाइक आप जानते हैं जब कर्नवालिस कोड है तो इसका स्थापना किसने किया होगा, कर्नवालिस ने किया था। कब किया था, 1793 में। एकदम याद रखेंगे। और इन्होंने ही शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत अपनाया था। शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत किसने किया था, कर्नवालिस ने किया था। समझ गए ना। ध्यान रखेंगे। इसके बाद पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार
प्राप्त जमींदार को इस अधिकार से वंचित कर दिया। यानी पुलिस कर्मचारी जितना था उसका वेतन बढ़ा दिया और उस पर पुलिस पर जो इस जमींदार गांव के जो शासन था सबको समाप्त कर दिया। कौन हो? कर्नवालिस, लॉर्ड कर्नवालिस। कहता है जिला में पुलिस थाना की स्थापना पर एक दरोगा का इसका इंचार्ज बनाया। यानी जिला में एक थाना बना देता था और उसका एक दरोगा का इंचार्ज बना देता था, उसको देख रेख कर देता था जिला में। अभी तो जिला में कई थाने हैं, समझ गए ना। अब देखिए क्वेश्चन पूछेगा, जब अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कर्नवालिस ने, स्टार लगा देंगे। कब किया था? 1793 ईस्वी में। कहेगा जो लॉर्ड कर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत कब किया था? 1793 में किया था। क्या है अस्थाई बंदोबस्त? ध्यान रखें, जिसके तहत जमींदारों को कितना हो? अब भू राजस्व का लगभग 90% कंपनी को तथा लगभग 10% अपने पास रखना था। बताइए ऐसा खेती कौन करेगा वाला? 90% किसको देना होता था? कंपनी को, और लगभग 10% अपने पास रखता था। जानते हैं अस्थाई बंदोबस्त की नीति किसने चलाया था? जॉन सॉर। किसने चलाया था? जॉन सॉर ने। अस्थाई बंदोबस्त की किसने किया था? जॉन सॉर ने किया था। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस, मद्रास, उत्तरी जिलों में लागू की गई थी। ठीक ना। आप कह सकते हैं भू राजस्व मामले के अन्य दो व्यवस्थाएं थे, एक रैयतवाड़ी एवं महलवाड़ी। तो मैं वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए आज का क्लास यहीं तक। रैयतवाड़ी, महलवाड़ी को मैं कल समझाऊंगा आप लोग के लिए। आज का क्लास यहीं तक। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सक्सेस पॉइंट का यहाँ तक सपोर्ट करने का प्रयास कीजिए। सक्सेस पॉइंट आपके सहयोग के लिए यथार्थ अपेक्षित है। आप इनका सहयोग अवश्य करें। धन्यवाद।